फास्ट हो गया, सब कुछ फास्ट इजी, खाना भी रेडी टू ईट हो गया है। इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट का ना केस बन रहा है वो, और तो एक वो तकलीफ इन द सेंस के थोड़ा हेडेक भी रहता है। तो आपका ये कहना है कि सुरबहार की जगह फिर सितार है, बट सुरबहार भी अपना एक बात है, उसे हम ऐसे लोग तो नहीं हो। आप देखेंगे ChatGPT जैसे अन्य काफी प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पे आप ईमेल लिखवा सकते हैं, मेल्स लिखवा सकते हैं, मैसेजेस लिखवा सकते हैं, क्योंकि AI ही अब सब कुछ करने लग रहा है, सब उससे से हो रहा है। कल के लिए वो सुरबहार का भी कुछ वादे बचा के दे देगा हमें। खैर AI तो सब जगह ही है, अभी शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी सुरबहार की जर्नी कैसी रही। भारत देश बहुत समृद्ध है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्यों से, तो सुरबहार ही क्यों चुना और फिर उसकी जर्नी कैसी रही, उसमें शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई आपकी, सब आपसे जानना चाहती हूँ। पहले तो शुरुआत मेरी सितार से हुई थी। अच्छा। तो बचपन में देखा था पिताजी बजाते हैं, सुरबहार का उनका रियाज चलता रहता था, तो एक रुचि हुई उसमें कि हम सुरबहार भी, बट उस समय कम उम्र कम हाइट होने की वजह से हम उसको हाथ नहीं लगा पाते थे। तो धीरे धीरे करके जो बोलते हैं ना कि अगर आपको एक चीज करने से रोकी जाती तो उसके लिए आपकी लालसा बढ़ती कि हमें वो करना है। तो ऐसे करते करते फिर एक समय आया कि पापा ने बोला कि अगर सुरबहार करना है तो फिर आप कर सकते हैं। तो इस तरह रुचि इन द सेंस कि सितार में थी, सितार से वो देख देख के वो रुचि उसमें हुई। अच्छा, और किस उम्र में आपकी ट्रेनिंग सितार की शुरू हुई थी शिक्षा, और फिर सुरबहार की किस उम्र में? सितार की एक्चुअल सितार पे तो 4-5 साल के थे, तब से थोड़ा थोड़ा हम उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। सितार के साथ थोड़ा तारों पे हाथ रखना, सरगम सिखाना, वो हमारी माताजी हमें वो करवाती थी। तो 4 साल 5 साल की उम्र से हमने ये करना चालू कर दिया था, और तकरीबन कुछ 18-19 साल के थे तब से फिर हम थोड़ा सुरबहार शुरू किया। और दोनों की शिक्षा आपने अपने पिताजी से ली। सितार की भी एक बेसिक जो था कि सरगम है वो हमारी माताजी ने हमें करवा दिया था। तो जब पिताजी के पास हम हमारी शिक्षा के लिए गए आगे, तो सिर्फ हमें राग सीखना था उनसे। आपकी वादन शैली के बारे में थोड़ा बताइए। वैसे हमारा जो है, हम ध्रुपद अंग से बजाते हैं। तो ध्रुपद अंग में भी जो डागर वाणी है, उस अंग में हम थोड़ा सुरबहार पे हमारा हो जाता है। तो डागर वाणी और ध्रुपद अंग का ये है कि आप ऐसा एक स्लो आलाप, जो आलाप रहता है एकदम धीमे आलाप से शुरू होता है, फिर उसके बाद आता है जोड़, उसके बाद आता है झाला, फिर पखावज के साथ संगति रहती है गत की। आज के समय में काफी ज्यादा लोगों की रुचियां बदल रही है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, बीट, खाना पीना हो, संगीत हो, कुछ भी हो। और इसी तरीके से सुरबहार आप जानते हैं यह साइज में बहुत बड़ा वाद्य है, तो ऐसे इसमें काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको इमीडिएटली अप्रोच ना करें एज अ लर्निंग के लिए, एज एन इंस्ट्रूमेंट। और उसके अलावा भी इन जनरल आजकल जमाना इतना फास्ट हो गया, सब कुछ फास्ट इजी, खाना भी रेडी टू ईट हो गया है। तो उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके विचार से वर्तमान में सुरबहार या उसकी वादन शैली कह लीजिए या उससे जुड़े हुआ कोई भी अंग कह लीजिए, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, किस प्रकार के चेंजेस होने चाहिए? वैसे चेंजेस का तो ये है कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है वो तो साइज दिख ही रहेगा, वो 60 इयर्स ओल्ड है। और अभी जो सुरबहार जो अभी बन रहे हैं वो थोड़े साइज में छोटे हो गए। अभी ये होता है कि अब जैसे ट्रैवलिंग हो गया, तो इंस्ट्रूमेंट, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट का ना केस बन रहा है वो, और तो एक वो तकलीफ इन द सेंस के थोड़ा हेडेक भी रहता है कि कैसे ट्रैवल करेंगे उसको। तो उस हिसाब से अभी साइज छोटे हो गए सुरबहार के कंपैरेटिवली। तो वो एक अभी इतने सालों में एक वो चेंज हुआ है कि साइज छोटे हुए हैं।
बाकी फास्ट बजाने का है, बजाने वाली जो चीज है, गति की चीज, उसके लिए सितार है ही बराबर। तो सुरबहार ऐसे इसके लिए बना है, इसके लिए है कि आप उस पे आराम से अपना जो स्लो चीजें हैं वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें गति के लिए आप सितार पे जा सकते हैं। पर जैसे मैंने पहले कहा कि आज के समय में सभी लोगों को इजी और फास्ट चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा एक आदत सी हो गई है। तो ऐसे इसमें किसी को भी इन डेप्थ में सुनना या स्लो सुनने की रुचि नहीं होती है। आज हमने इनिशिएटिव लिया और इस वजह से लोग थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, पेरेंट्स थे, उन्होंने सुना और उन्हें सुरबहार जैसे वाद्य को अपनाया, अपना सकी और उसके संगीत को भी समझ लिया। पर यह दिस इज नॉट द केस फॉर एवरीवन। सो ऐसे इसमें आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए? तो आपका ये कहना है कि सुरबहार की जगह फिर फॉर फास्ट गति के लिए सितार है, बट सुरबहार भी अपना एक वाद्य है, उसे हम ऐसे लोग तो नहीं होने दे सकते। तो अभी भी सुरबहार पे गत का काम होता है, बट सितार जैसा फास्ट नहीं होता है। कारण ये है कि जब इंस्ट्रूमेंट का साइज बढ़ जाता है तो उस पर उतना फास्ट नहीं बजा सकते। राइट। तो फिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे सुरबहार का जो इन डेप्थ वादन होता है, जिसको हम बोले या सितार से थोड़ा भिन्न टाइप का एक अलग ही सुंदर सा वादन शैली जो उसकी सुरबहार की होती है, वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाए इस तरीके से जिससे इस फास्ट वर्ल्ड में भी दे अप्रिशिएट द ट्रू सेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो ये काम तो स्कूल लेवल से एक्चुअली स्टार्ट होता है। घर में अगर जिसके क्लासिकल म्यूजिक है उसको इतना इश्यू नहीं रहेगा कि हाँ सुरबहार भी, वो उसके बेसिक आइडिया रहता है कि राग क्या है और ये क्या है। बट ये एक्चुअली जब स्कूलों में एज पार्ट ऑफ करिकुलम चालू होगा तो रुचि अपने आप बच्चों की पैदा होगी। अभी जब बड़ों तक को नहीं पता तो बच्चे अपन किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनको पता हो। बट ये है कि अगर स्कूल में अगर कुछ करिकुलम हो कि हाँ एक छोटा सा चैप्टर हो, भले ही वास्ट एकदम वो नहीं, बट छोटा सा हो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर, रेयर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, मतलब एक बेसिक नॉलेज अगर बच्चों को मिले तो उसमें थोड़ी रुचि अपने आप पैदा हो जाएगी बच्चों की। तो ये है कि बच्चों में अगर रुचि पैदा करनी है तो उनको एकदम बेसिक स्कूल लेवल से ही वो करवा सकते हैं। बट जहाँ तक इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर हम बदल नहीं सकते। और सितार को जैसा बजना है, जैसी आवाज आनी वो सितार में आएगी, वीणा की जैसी आवाज आनी वो वीणा में ही आएगी, जिस स्टाइल से बजाते हैं वीणा को वो उसी स्टाइल से बजेगा। उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, बट अगर मेजर चेंजेस बात करें तो फिर वो थोड़ा मुश्किल है, फिर वो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग समय चक्र करके एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 8 प्रहरों में से हर प्रहर में अलग अलग राग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझा सकते हैं और आपसे यह भी जानना है कि आज के समय में उसका कितना प्रभाव है या नहीं और उसके पीछे के कारण। अच्छा, तो है कि हर समय के लिए एक राग है, मतलब एक 3 घंटा ले लीजिए, उसमें आप सुबह के राग बहुत सारे उसमें कर सकते हैं, जैसे शुद्ध अपना कोमल स्वर हो गए, तो वो एक कोमल वो देता है, उस समय के लिए बना है। तो उस समय जब आप शांत रहते हैं तो उस हिसाब से वो स्वर और उसका, क्योंकि स्वरों का भी प्रभाव सुनने वाले पे बहुत पड़ता है। तो सुबह के राग जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग, मतलब जो आपका जो ब्रेन साइकिल है वो थोड़ा धीमा रहेगा एकदम, क्योंकि आप सुबह तो आपका फास्ट चलता नहीं है, आप सुबह वैसे ही सुस्ती में रहते हैं, उठते हैं, तो उस स्वरों के हिसाब से वो राग बने हुए हैं। और अभी के देखा जाए तो कॉन्सर्ट्स होते हैं हॉल में तो बाहर दिन हो या रात हो उसका ज़्यादा इतना प्रभाव वो नहीं हो पाता, बट ठीक है, अब समय के हिसाब से ये पहले की क्या ओपन इसमें होता था कि आपका सूरज की किरण आ रही है, आप नेचुरल वेदर में बैठ के बजा रहे हैं, नेचुरल है सब एनवायरनमेंट, आप सुनना भी, आपको जो ओरिजिनल वो है टोन है वही आपके पास आ रहा था। बट आजकल वो ऑडिटोरियम हो गए, माइक हो गया, इतनी सारी सब चीज़ें हो गई है, तो खैर प्रभाव तो पड़ता है,
पर अभी थोड़ा कम हो गया इसका। पर अगर हम ऑडिटोरियम वाला जो एक कंडीशन आ जाता है उसको हटा दें, जिस समय के लिए ही वो राग बनाए उसी समय पे उसे बजाया जाए, बीट ऑडिटोरियम में कोई भी ओपन कंडीशन में हो, तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा कंपैरेटिवली, अगर आप एक परसेंटेज वाइज थोड़ा कुछ नहीं, समझें? ऐसे तो बहुत पड़ेगा उसमें। हाँ। परसेंटेज के हिसाब से देखे तो हमारे जो पूर्वजों ने वो बनाया है तो सोच समझ के बनाया उन्होंने, तो प्रभाव बहुत पड़ता है रागों का। जिस तरह का म्यूजिक सुनते हैं हम राग को भी ले लें तो जो सुबह के राग अगर हम शाम को सुनेंगे तो वो इतना प्रभावित नहीं करेंगे कि जो शाम का जो राग है वो शाम को सुनेंगे, वो ज्यादा प्रभावित करेंगे। ऐसा है। तो उसमें जो अलग अलग सुरों के जो नाद रहते हैं वो सूक्ष्म तरीके से हमको उस समय पे वो प्रभावित संगीत चिकित्सा दैट इज म्यूजिक थेरेपी, या बहुत कम लोगों को पता है कि संगीत एज अ चिकित्सा भी वर्क करती है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ थेरेपी एंड दैट इट इज ऐसे कहते नहीं बट समवॉट वेरी मच मोर इफेक्टिव बेस्ड कंपेयर टू अदर थेरेपीज। सो संगीत चिकित्सा के बारे में आपके क्या विचार हैं, और बढ़ते काल में जब जैसे कि मैंने पहले ही हमारी बात हुई थी कि फास्ट ये सब हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ गया है, ओवरऑल हमारी लाइफस्टाइल के अप्रोचेस बदल गए हैं, हमारी इंटायर दिनचर्या खराब हो चुकी है, एक तरीके से होलिस्टिक लिविंग से हम इतना दूर जाते जा रहे हैं हर क्षण। तो ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संगीत चिकित्सा पर आपके क्या विचार है, और ऐसी चीज़ों को इन चीज़ों को लेकर क्या किया जाना चाहिए संगीत चिकित्सा के माध्यम से? तो बेसिकली इतने तनाव का कारण है हमारी दिनचर्या, और दिनचर्या में अगर हम हर चीज फास्ट ही करेंगे तो तनाव तो होना ही है, मतलब वो एक पैरेलल ही चलता है। बेसिकली जो भी चीज होती है अपन जो सोचते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो है, जो भी हम सोचते हैं वो वैसा ही होता है, और जितना ज्यादा स्ट्रेस रहेगा उतना ज्यादा हमें बीमारियां होनी है। तो जो भी है, जितनी भी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस के कारण ही है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ये है कि अगर आप उसको सुनते हैं तो आपका दिमाग एक तरह से शांत होता है सुनकर, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो बेसिकली जो भी आपका बीमारियां अगर दिमाग से जुड़ी है, या आपको जो आपका शांत कर सकती है दिमाग को, तो वो है अपना हिंदुस्तानी क्लासिकल। अगर वो सुनेंगे तो दिमाग शांत होगा, और रिलेटिवली अगर उससे जो भी बीमारियां हैं वो कम हो सकती है। आज जैसे हमने मेडिटेटिव ट्रांस करके जो कार्यक्रम किया था जिसमें आपने ही सुरभार वादन किया था, जिससे थेरेपेटिक बेसिस से म्यूजिक थेरेपेटिक दैट इज संगीत चिकित्सा के बेसिस पे ही लोगों से ध्यान करवाया गया था, और आपका सुरभार वादन हुआ था उसमें, जो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आपके विचार से क्या इस तरीके के प्रयोग होने चाहिए, और आज के प्रयोग के बारे में आपका क्या विचार है, और आप सुरभार को लेकर इस तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे? वैसे प्रयोग बहुत अच्छा था और फ्यूचर में भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रयोगों से क्या है कि इंसान खुद से जुड़ता है, और जब तक वो खुद से नहीं जुड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बाकी तो क्या 9 से 5 हर कोई जॉब करता है, उसके पास वो समय कहाँ है, वो 9 से 5 करता है, इतना स्ट्रेस है उसको, वो खुद से जुड़ने का समय नहीं है। और इस टाइप का म्यूजिक जो है, जो मेडिटेटिव रहता है, मेडिटेशन किस लिए करते हैं? खुद को जानने के लिए। हम जितना मेडिटेशन करते हैं हम खुद अपने अंदर जाते हैं। इस तरह का म्यूजिक और उसको हेल्प करेगा, उसको साथ में वो बोलते हैं ना सीमेंट में पानी डालते, तो पानी का जैसा काम करेगा, उसको पक्का करने के लिए एक पाथ बनाएगा कि वो खुद के अंदर जा सके, खुद को एक्सप्लोर कर सके। तो इस तरह के होने चाहिए, और मेरे हिसाब से तो और होने चाहिए, ताकि 1000 नहीं कम से कम 2 जन भी अगर आके सुन रहे हैं, उसको उनको फायदा मिल रहा है उसका, तो 2 जन के लिए तो होना चाहिए। ऐसा है। अभी आज के समय में नई टेक्नोलॉजी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और इसी नई टेक्नोलॉजी में आता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप देखेंगे ChatGPT जैसे अन्य काफ़ी प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पे आप ईमेल लिखवा सकते हैं, मेल्स लिखवा सकते हैं, मैसेजेस लिखवा सकते हैं, आप इनविटेशंस लिखवा सकते हैं, आप पोएट्रीज लिखवा सकते हैं, आप आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं। इनफैक्ट कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आप म्यूजिक भी बनवा सकते हैं, लिरिक्स जनरेट करवा सकते हैं अपने बनाए हुए गानों के लिए, और काफ़ी
यह भी थैंकफुली शास्त्रीय संगीत के केस में नहीं हुआ है, पर बॉलीवुड के केस में जो सिंगर्स है, प्लेबैक सिंगर्स है, उनकी भी आवाज़ें कॉपी होके उनके एआई वर्जन्स बनने लगते हैं। सो ऐसे इसमें दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न मेरा ये है कि ऐसे इसमें हम सही और एआई इसके बीच का अंतर कैसे समझेंगे, और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि क्योंकि एआई ही अब सब कुछ करने लग रहा है, सब उससे से हो रहा है, कल के लिए वो सुरभार का भी कुछ वादन का एक उसको राग बता दिया, उसको आराम बता दिया, वो कुछ निकाल के बजा के दे देगा हमें। तो ऐसे इसमें फिर हम जो ऑथेंटिक है, जो हमारा रियल है, उसकी जो अवेयरनेस है, उसका जो एक इम्पोर्टेंस है, वो लोगों तक कैसे पहुंचे? खैर एआई तो सब जगह ही है, अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी गाड़ियों में भी आने लगा है। बट एक उदाहरण लेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, तो ये म्यूजिक के ऊपर भी कहीं ना कहीं वो लागू होता है। अभी जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं, फुल कंप्यूटराइज्ड है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सीट पे बैठना है। बट एआई कभी कभी कुछ चीजें नहीं समझ सकता, जो ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस जो कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। एआई की अगर गाड़ी चल रही है तो भी उसमें अच्छे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उसको ऑटो पायलट पे डालोगे, कुछ चीज डिटेक्ट किया, कुछ चीज डिटेक्ट नहीं किया, एक्सीडेंट्स होने हैं। तो बात वहीं आ जाती है कि आप चीजों को कैसे प्रोसेस करते हैं। आप म्यूजिक ले लीजिए, आपने राग का आरो अवरो डाल दिया, सारे गमा नीरे गमा धनी सा सानी धपम वगैरह ऐसे यमन का वो कॉम्बिनेशंस हो जाएगा, बराबर। को अगर इसी प्रकार से डेवलप कर दिया जाए कि उसे ह्यूमंस का ही बजाया हुआ संगीत ढेर सारा सुनवाया जाए और उससे इस तरीके से जनरेट करवाया जाए। देखिए, हम तो कंटिन्यूसली नई टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, तो वी वोंट स्टॉप वर्किंग ऑन दैट एज वेल। अगर कुछ वापस से उसमें इशू आए, फर्दर उस पे वर्क होगा, कुछ इश्यूज आए, फर्दर उस पे वर्क होगा। तो एआई की एफिशिएंसी से क्या ह्यूमन एफिशिएंसी फिर मैच कर पाएगी इन दैट केस? क्यों नहीं कर पाएगी? ऑफ कोर्स एआई तो ह्यूमंस नहीं बनाया है, बराबर। तो जो चीज आप भगवान ने आपको बनाया था, आप भगवान के ऊपर तो नहीं जा सकते, बराबर। तो वैसे ही वही बात है कि ह्यूमन ब्रेन भी इवॉल्व होते जाता है, बराबर। अभी जैसे कोई एक आर्टिस्ट है, उसने आज एक राग प्रेजेंट किया, वही राग अगर उसको दूसरे दिन बोलेंगे वो सेम नहीं बजेगा, बराबर। तो आप उसको ऐसे लाख रिकॉर्डिंग भी सुनवा दें, एआई को आपने फीड करके रख दिया, ठीक है, बट एक ह्यूमन जो प्रेजेंट करेगा दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव देन द एआई। फिर दूसरी बात आती है आपका इमोशंस। जब आप पर्सनली स्टेज पे बैठते हैं तो एक ऑरा एक वो रहता है, बराबर। तो एक ऑरा जो भी है, आप म्यूजिक के जरिए तो बोल भी रहे, बट बहुत कुछ ऑरा भी काम करता है इसके लिए। आपका अगर मूड अच्छा है तो वो बजाने में भी दिखता है, मूड खराब है तो वो बजाने में भी दिखता है। बट अगर एआई वो करेगा तो मोनोटोनस रहेगा, तो उससे फीलिंग्स नहीं आएगी, उससे वो जो लोग जो सुनने वाले उनको डेप्थ नहीं मिलेगा। वो हाँ बज रहा है, जैसे आप अपनी ये तानपुरा का कैसा पेटी है, बस एक टोन में बजता है, उसमें वो जो ओरिजिनल तानपुरा है वो जो अलग अलग हमेशा जब बजाते तो अलग अलग प्रेशर से अपन उसको प्लग करते एक ही तार को, तो वो एआई में नहीं आ सकता, वो थोड़ा मुश्किल है। वो इमोशंस के थ्रू ही आ सकता है, फीलिंग्स के थ्रू ही आ सकता है, ये बात है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि एआई इज बेनिफिशियल टू म्यूजिक? क्योंकि एआई का हमने एक पहलू तो देख लिया जहाँ पे इट पोजेस अ वेरी बिग थ्रेट टू म्यूजिक ऑफ एनी काइंड। शास्त्रीय संगीत के केस में भी काफी ज्यादा है और बाकी भी जॉनर के म्यूजिक में है, बट इज इट बेनिफिशियल? क्योंकि यह पहलू है उसका कि जैसे कुछ कलाकार आज हमारे साथ नहीं है, पर एआई के थ्रू हम उनकी आवाज या उनकी रेप्लिकेटेड ही क्यों ना सही वादन शैली सुन सकते हैं, तो ऐसे ही अनेक उसके बेनिफिट्स भी हैं। सो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि उसके और अनेक क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं म्यूजिक को लेकर भारतीय शास्त्रीय संगीत के कॉन्टेक्स्ट में, एंड दूसरा ये है कि does the benefit outweigh the disadvantages of it? ओके, बेनिफिट्स तो हैं, आप सुन सकते हैं पुराने आर्टिस्ट को जो है, बट फिर वही बात है कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप उसको फील नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑटोमेशन जितना लाएंगे म्यूजिक में भी,
तो फिर वो म्यूजिक नहीं रहेगा, बराबर। तो वो एक, जैसे बताया मैंने कि वो एक फीलिंग और वो है, वो नहीं रहेगा। बट अगर आप बॉलीवुड या कुछ लाइट ले लें तो उसमें एआई बहुत कुछ हेल्प कर देता है, और जैसे ऑटो ट्यून हो गया, अभी सुर लगा रहे हैं और ठीक कर देता है। तो ये सब चीजें हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट हम को कितना उसका बेनिफिट लेना चाहिए और कितना खुद से पर्सनल वो रहेगा, वो एक इंसान को ही डिसाइड करना है। बट ऑन अ ग्राउंड लेवल आपके विचार से क्या बेनिफिट्स ज्यादा है उसके कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा? डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एनीथिंग, मतलब वेयर ह्यूमन इंटरफियरेंस इज कम है, वहाँ डिसएडवांटेजेस भी ज़्यादा है। अभी भी आप देख लीजिए कि अगर प्लेन चलाता है, पायलट चलाता है, तो पायलट ही चला सकता है, उसका आप ऑटोमेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन आपका जो वो लेना है आपको, क्या बोलते हैं उसको, कोई से कुछ सिचुएशन में आ गए आप, तो वो एक ह्यूमन ही उसको सॉल्व कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता। उसमें तो एक फिक्स्ड कोड्स होते हैं, तो बस वो कोड के हिसाब से ही काम करेगा, ऐसा है। तो बेसिक म्यूजिक में आप बनाएंगे एआई तो वो कोड्स के ऊपर ही काम करेगा, उसके अलावा किसी चीज पे काम नहीं करेगा। तो डिसएडवांटेजेस तो है ही होना। एक आखिरी प्रश्न, यदि सितार या सुरबहार नहीं होता आपके जीवन में, तो ऐसा कौन सा वाद्य होता जिसे आप अपनाते? और सुरबहार को लेकर आप फ्यूचर में क्या चीजें देखना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है सुरबहार के प्रति? विश्व भर में किस तरीके की चीजें होनी चाहिए? ओके, सितार और सुरबहार नहीं होता तो मैं म्यूजिक में नहीं होता पहले। तो बात यह है कि घर में सितार और सुरबहार था, तो फॉर्चुनेटली म्यूजिक ने मुझे चुना कि मैं सितार और सुरबहार बजाऊं, मतलब सितार से शुरुआत करूं। ऐसा भी समय आया होगा कि आप बहुत अलग अलग प्रकार के वाद्य के कलाकारों से भी मिले होंगे। बहुत लोगों से मिला हूं मैं, पर कभी ये नहीं था कि ना सुरबहार छोड़ के किसी और इंस्ट्रूमेंट की तरफ झुकाव हो। वैसे वायलिन भी अच्छा लगता है मुझे फ्लूट भी अच्छा लगता है, बट वही है ना कि सब करने जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। तो इसलिए जो है अपने पास सुरबहार, और ये है मेरा सुरबहार है वो उस्ताद ज़ियामुद्दीन डागर जी का बनाया हुआ है, दैट इज 60 years old। तो फॉर्चुनेट हूँ मैं कि इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, तो फिर और जगह क्यों भटकना, ऐसा। बाकी बहुत मैंने आर्टिस्ट लोगों को सुना है, सितार सुना है, फ्लूट सुना है, वायलिन सुना है, रुद्र वीणा सुना है, विचित्र वीणा सुना है, बहुत सुना है, ऐसा है। और सितार को लेकर आप सुरबहार को लेकर आप किस प्रकार का फ्यूचर देखना चाह रहे हैं? फ्यूचर, अगर 100 में से कोई एक बच्चा भी कर रहा है सुरबहार, सो दैट इज इनफ। तो हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता, पहली बात, और अगर हर कोई म्यूजिशियन बना तो सुनने वाले नहीं रहेंगे, दूसरी बात ये हो गई। तो जितने लोग कर रहे हैं उतना अच्छा है, खुद के लिए करेंगे, और एक्सपेक्टेशंस तो खैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं हुए तो फिर उसके भी अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो बट हाँ, अगर लोग करेंगे उसको, करें तो अच्छे हैं। अभी पापा के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुरबहार करने के इच्छुक हैं, बट अभी उनको सितार से शुरू किया, फिर सितार हो जाओ, फिर उसके बाद सुरबहार हो जाओ। तब तक माइंड क्लियर हो जाएगा कि आप सुरबहार में क्या बजना है, कैसे बजना है। क्योंकि अभी जैसे पापा का प्रोग्राम था एक जगह, तो स्कूल में ही था एक, तो वहाँ के म्यूजिक टीचर ने आके बोला कि आप हमको फिल्मी गाने सुनाओ सुरबहार। तो फिर ऐसी सब चीजें हैं, तो जब तक है तो ठीक है, अब जितना समझे लोग उतना ठीक, नहीं समझ में ठीक। और आगे की पीढ़ी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत करना चाहती है, उसे परस्यू करना चाहती है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? करना चाहती तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, और जैसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं वैसे तो, और फैमिली को समझाना, ये वो। हमारे खैर केस में तो खैर ठीक था कि
हम फैमिली में म्यूज़िक था, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको म्यूज़िक करना है पर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि अभी बात वही हो जाती खाएंगे क्या, गाएंगे क्या, बजाएंगे क्या। तो आपको अगर म्यूज़िक करना है तो आप करिए, बट उसके साथ साथ एक सेकंड मतलब एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रखिए कि आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है और उसके साथ साथ म्यूज़िक करिए। बट शुड देयर बी अ चेंज ऑफ अप्रोच, क्योंकि अभी ने अभी कहा कि लोग ऐसे सोचते हैं कि म्यूजिक अलग है, इट कांट बी अ सोर्स ऑफ इनकम, बट शुड दैट अप्रोच बी एवर चेंज्ड? वो चेंज अपने आप हो जाती है। आप इनिशियली आप यू हैव टू स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल के फेज में जब आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। फिर एक टाइम के बाद जब व्हेन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू तो आपको कॉन्सर्ट्स अपने आप मिलने लगते हैं, then you don't have to struggle that much. You just have to focus on your riyaz, your music and giving concerts. The thing is कि एक बार आप सेट हो जाए तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। then you don't have to look beyond. सोर्स ऑफ इनकम म्यूजिक कर सकते हैं बट इनिशियली नहीं, आप एक लेवल पे पहुंच करने के बाद ही आप वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने अपना समय दिया, सुबह भी समय दिया और अभी भी समय दिया। धन्यवाद तो मैं फाउंडेशन का करना चाहूँगा कि मुझे एक मौका दिया अपनी कला प्रस्तुत करने का, और आकर अच्छा लगा, अच्छी सुनने वाली मतलब ऑडियंस थी, तो इट वाज फन। और ऐसे में भी एक चैलेंज था कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, तो इट वाज फन, इट वाज गुड, एंड मैं बस यही है आशा कि ऐसे और आगे प्रोग्राम होते रहें तो लोगों में वो इंटरेस्ट बना रहेगा और बनता भी रहेगा, नए नए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बनता रहेगा म्यूजिक के लिए। ओके सर।